नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मेरे सास ससुर और तीर्थ स्थल। कहानी को पूरा सुनना। कहानी को शुरू करते हैं। पिताजी, आपका एक बैग मैंने तैयार कर दिया है और दूसरा खाना खाने के बाद लगा दूंगी। कुछ और रखना है तो याद दिला देना। सीमा ने अपने ससुर को खाना परोसते हुए कहा। हाँ बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कल सुबह कर देना। आज तो तुम थक से गई होगी, तुम सो जाना। रामानंद शुरू करते हुए अपने पुत्र वधु सीमा से बोले। रामानंद साल पहले ही विद्युत विभाग से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद हर साल अपनी पत्नी के साथ गर्मी के कुछ महीने हरिद्वार में बिताकर आते थे। वहाँ एक छोटा सा मकान खरीद लिया था, अतः ठहरने की कोई समस्या नहीं थी। जब वे हरिद्वार में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी आधा किलोमीटर पैदल चलते, घाट पर पहुंचकर गंगा स्नान करते और मंदिर में दर्शन ही पैदल कर लौटाते। शाम को कभी भजन कीर्तन में तो कभी किसी मंदिर की आरती में शामिल हो जाते। जीवन का शेष भाग ईश्वर की उपासना और गंगा मैया के चरणों में समर्पित कर दिया था। जब अपने शहर में रहते तो प्रतिदिन दोनों पति पत्नी पार्क में टहलने निकल जाते और फिर मंदिर दर्शन कर लौट। शाम को रामानंद के दो चार मित्र इकट्ठे हो जाते तो धर्म और दर्शन की चर्चा होने लगती। बेटा पवन भी विभुक्त विभाग में काम करता था और बहू सीमा एक नौकरानी के साथ घर के काम संभाल रही थी। पैसे की कमी कभी कभी कोई नहीं थी, सब कुछ ठीक से चल रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे रामानंद जी को हरिद्वार निकलना था, इसलिए वे खाना खाने के बाद जल्दी ही सोने चले गए। पत्नी भी अपना छोटा मोटा जरूरी सामान इकट्ठा करके दूसरे बैग में जमाने लगी। सीमा बेटा, देखो मेरा नया वाला चश्मा नहीं मिल रहा। सास ने सीमा को आवाज दी। सीमा अपने कमरे में किसी से फोन पर बातचीत कर रही थी। पवन खाना खाकर टहलने निकल गया था। 2-3 बार आवाज लगने के बाद सीमा की सास उसके कमरे की ओर गई। उसका गला भरा हुआ था। फोन सीमा के पैर में रहने वाली पड़ोसी लड़की का था। मैं क्या करूं हेमा, मैं अपने पास ससुराल में दादी को रख नहीं सकती। सीमा फोन पर हेमा से अपनी परेशानी साझा कर रही थी। मेरे सास ससुर को पता नहीं कैसा लगेगा। उधर दादी की दयनीय दशा सुनकर मेरा दिल रोने लगता है। मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सीमा की आंखों में आंसू झर रहे थे। सीमा की माँ सीमा के बचपन में ही गुजर गई थी। अब घर में केवल सीमा की दादी और पिता ही थे। सीमा और सीमा से बड़े 2 भाई सागर और नीरज के पालन पोषण की जिम्मेदारी दादी पर आ पड़ी। अपनी धार्मिक विचारधारा पर चलने वाली दादी का रुझान अब बिन माँ के बच्चों की ओर बढ़ गया। बड़े लाड़ प्यार से तीनों की परवरिश की। सीमा सबसे छोटी थी। अंत दादी उसे अपने पास ही सुलाती थी। सीमा नाम भी दादी का दिया हुआ था। जैसे जैसे सब बड़े हो रहे थे, दादी उतनी ही कमजोर हो रही थी। सागर और नीरज की शादी हो गई। अब सीमा के लिए वर की तलाश शुरू हो गई थी। इसी दौरान सीमा की पिता भी दुनिया से विदा हो गए। इस सदमे से दादी टूटी गई थी। सीमा के पिता और रामानंद जी एक दूसरे से परिचित थे। अपने मित्र के देहावसान की सूचना पाकर रामानंद जी शोक संवेदना हेतु सीमा के घर गए थे। बेटे का मित्र भी बेटे जैसा ही होता है। अंत सीमा की दादी ने रामानंद सीमा के लिए कोई अच्छा सा परिवार ढूंढने के लिए कहा। अम्मा रामानंद सीमा की दादी से बोले, मैं सीमा को अपनी बेटी बनाकर घर ले आऊं। मेरा बेटा पवन भी विद्युत विभाग में काम करता है, अच्छा वेतन और पक्की नौकरी है। सीमा मेरे घर में जाएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी। दादी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रामानंद के चेहरे को पढ़ती रही। कोई जल्दी नहीं है, बउओं और बच्चों से सलाह मशवरा लेकर बता देना, मैं इंतजार करूंगा। किससे सलाह लेनी और किससे मशवरा करना, उदास मन से दादी ने कहा। ऐसा लगता है कि दोनों बहुएं तो आफत टालने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। पता नहीं क्या क्या लिखा है मेरे मुकद्दर में। पहले छोटी सी उम्र में पति अकेले छोड़ गए, फिर बहू चली गई और अब बेटा भी धोखा दे गया।
मेरे तो प्राण सूख रहे हैं इसकी चिंता में, फिर भी पूछना तो पड़ेगा ही। हाँ अम्मा, ठीक है, मैं फिर जल्दी ही आऊँगा। रामानंद वापस अपने घर आ गए। कुछ ही दिनों बाद सीमा पवन की पत्नी बनकर रामानंद के घर आ गई, मगर अपनी सारी जिंदगी औलाद की परवरिश में खपा देने वाली दादी के हालात बद से बदतर हो गए। सागर और नीरज अब कभी दादी के पास तक नहीं जाते। दोनों की पत्नियों भी सीधे मुंह बात नहीं करती। 80 साल की उम्र में शरीर क्षीण होकर ढांचा मात्र रह गया था। फिर भी दादी अपनी दैनिक क्रियाएं और पूजा पाठ छठी के सहारे पूरा कर लेती। दादी की चारपाई घर के बाहर बरामदे में पहुंचा दी गई, जहां पंखा गर्मी के दिनों में हवा कम लपटे ज्यादा फेंकता था। सुबह शाम सवेर कोई बहू खाना दे जाती और बस फिर कोई उनके हालचाल जानने पास नहीं आता। अपमान और उपेक्षा के शिकार दादी ने अपने मन की बात कभी किसी को नहीं बताई। सीमा की एक बार दादी को लेकर खूब बहस हुई थी अपनी भाभीयों से। हाँ, हमें तो जैसे परवाह ही नहीं है। अब तुम आई हो हितैषी बनकर, पिछले 2 साल में तुम्हें तो खिलाने आ रही हो, वरना हम तो भूखा ही मार रहे थे। दोनों भाभियां सीमा पर चढ़ गई। हम भी खूब समझते हैं तुम्हारी खोखली हमदर्दी को। तुम्हारी नजरें दादी की जमीन और बैंक खाते पर हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती? अगर सच में दादी की चिंता है तो ले क्यों नहीं जाती अपने साथ? सीमा अपना सा मुंह लेकर खिसियाहट में अपने घर वापस लौट आई और आज फिर 1 महीने बाद हेमा के फोन से दादी के बदतर हालातों की खबर पाकर सीमा की अंतरात्मा दुखी हो गई। सास की आवाज सुनकर सीमा ने आंसू पहुंचे और चश्मा ढूंढकर दे दिया। चेहरे पर उदासी के हाव भाव साफ झलक रहे थे। अगले दिन सुबह हरिद्वार जाने के लिए रामानंद जी ने अपनी गाड़ी बाहर निकाली और सीमा के सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, चिंता मत करना, हम जल्दी वापस लौट आएंगे। माता पिता को विदा कर पवन और ऑफिस चला गया और सीमा अपने घर के काम निपटाने लग गई। शाम को घर के बाहर गाड़ी का जाना पहचाना सा हॉर्न सुनकर सीमा चक्के सी हो गई। अपनी गाड़ी जैसी आवाज थी। चेहरे पर फैल आई लटों के पीछे और पलटी हुई सीमा ने बाहर आकर साथ देखा तो चौंक गई। रामानंद जी जो गेट के खुलने का इंतजार कर रहे थे। रामानंद जी ही थे जो गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी आप वापस? आप तो हरिद्वार? हाँ बेटा, हम दोनों ही वापस आ गए। अब हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, मथुरा, वृंदावन, सारे तीर्थ स्थल तुम्हारे घर ले आया हूँ, हमेशा के लिए। रामानंद जी ने गाड़ी का पीछा दरवाजा खोलकर अंदर की ओर इशारा कर दिया। सासू माँ के साथ दादी बैठी हुई थी। देखते ही सीमा की रुलाई फूट पड़ी। दौड़कर दादी को अपने अंक भी भींच लिया। अपने बुजुर्गों को दुखी और दयनीय हालत में छोड़कर हम तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो सास ने सीमा को ढांढस बताते हुए कहा, तो कैसे तीर्थ यात्रा और कैसा पुण्य धर्म और कैसा गंगा स्नान? अब हमारा घर ही हमारा तीर्थ स्थल है सीमा। रामानंद ने गाड़ी से बैग उतारते हुए कहा, और इस तीर्थ स्थल को पवित्र बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। खुशी के अतिरेक में सीमा के मुख से शब्द गायब हो गए। देवी देवता मंदिरों में नहीं घर में ही रहते होंगे, दादी ने अपनी टूटी फूटी आवाज में सीमा से कहा और सीमा का सहारा लेकर घर में प्रवेश कर गई। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।